चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर का मतलब क्या होता है? ऐनक। मतलब अपने भाषा में लोग ऐनक किसको कहते हैं। तो आज हम लोग दर्पण जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। इससे संबंध जो भी एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है उन सारी बातों को बेसिकली समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि जीवन भर आपको याद रहेगा। ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाकर आपको लाभ मिल सकते हैं। ठीक है ना। देखो, दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण का हम लोग एक और भाषा यूज करते हैं, ऐनक। कहते हैं ना ऐनक। जब हमें फेसवा हम लोग निहारते अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखते हैं, वो क्या होता है? वो ऐनक होता है। लड़का सब जब अगुआ आने वाला रहता है तो दिन भर 50 बार देखता है, सब एकदम क्रीम रूम मारते रहता है, सब खाए कि अगुआ आने वाला रहता है। अब केस उस बने से नहीं झाड़ के जाएगा तो वो कैसे पसंद करेगा? लड़की सब तो ऑटोमेटिक वो हमेशा दिन में 50 बार बाल सवारते रहती है। सब उसी ऐनक की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें बाल हमेशा हम लोग सवारते रहते हैं। तो उस ऐनक जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ठीक है ना। तो मिरर जो दर्पण होता है वो दो तरह के होते हैं बुआ। अब आप लोग कहेंगे भाई हम तो दर्पण 3 प्रकार के पढ़े हैं। दर्पण देखो, रियल बात कही जाए तो रियल में दर्पण देखी जाए तो 3 गो होता है, लेकिन ऐसे अगर लेकर चलते हैं तो दर्पण दो तरह का, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है जिसको मिलाकर 3 गो कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन जब 3 नहीं रहेगा तो आप क्या मारेंगे? तो ऑप्शन आप 2 ही मारेंगे, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना। तो अभी जाने दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में आएंगे तो आप क्या मारेंगे? 2 मारेंगे, 3 मारेंगे। तो अगर 3 ऑप्शन रहेगा तो अब 3 मार दीजिएगा। 2 और 3 दोनों होगा तो आपको 3 मारना है। लेकिन जब 3 ऑप्शन नहीं रहेंगे और 2 रहेगा तो आपको 2 टच कर देना है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। तो दर्पण 2 प्रकार का, समतल और गोलीय दर्पण। ठीक है ना। समतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। देखो, समतल दर्पण कैसे बनाई जाती है पहले ये समझिए। कांच देखते हैं, कांच का मतलब शीशा। शीशा एक ले ली जाती है, मतलब प्लेन शीशा, एकदम समतल शीशा ले ली जाती है और उसके एक भाग को उसको चांदी या सिल्वर के रंग से क्या करना, रंग देना। सिल्वर या चांदी की परत उस पर चढ़ा दी जाती है तो वो जौन बनता है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण इस प्रकार आप बना सकते हैं आसानी से। एक शीशा ले लीजिए, उसके एक भाग को कलई कर दीजिए और उस चांदी की परत चाहे सिल्वर की परत चढ़ा दीजिए, तो उस तरह से क्या बनेगा? समतल दर्पण बनेगा। समतल दर्पण प्रकाश के प्रवर्तन का एक प्रमुख मतलब रूप है। प्रकाश का प्रवर्तन यहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से होता है। आप जो ऐनक देखते हैं उस ऐनक में देखिएगा किरणें, आप अपना फेस कब देख पाते हैं? आप अपना चेहरा तब देख पाते हैं जब आप मान लीजिए आप देखेंगे, आप सोचो उसका एक भाग अगर रंगा नहीं होगा तो आप देख पाएंगे। देखिएगा ऐनक जो होता है उसका पीछे वाला भाग रंगा हुआ था। आप कभी सोचे कि काहे रंगा हुआ था? आखिर उसका एक भाग रंगा मतलब कलर क्यों किया रहता है, रजई क्यों किया रहता है, उसको रंगा क्यों किया रहता है, इस बात पर फोकस नहीं करते। खाली अपना तो काम है, फेस देख लिए, एकदम सवार लिए बाल जाके। तो वही बात है यार ये बुआ। तो जो दर्पण की हम लोग बात करें उस समतल दर्पण होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है ना। प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे? तो एक कांच का शीशा लेना और उसके एक भाग को कलई करना और कलई करने के बाद या तो चांदी का यानी तो सिल्वर का परत चढ़ा दीजिए। इस तरह से आपका समतल दर्पण बनता है। अब देखिए, समतल दर्पण में 2-3 तरह के कंडीशन बनते हैं बुआ। अगर मान लीजिए आपके पास ये समतल दर्पण है, ये प्लेन मिरर हो गया, इसका एक भाग आपको कलई करना है, उस पर भी क्या चढ़ाना है आपको? तो सिल्वर या चांदी की परत आपको चढ़ा देनी है। ठीक है। अब यहाँ से जब किरणें आप इस पर, मान लीजिए कि आप यहाँ से टॉर्च है, यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, जब किरणें आप लंबवत डालेंगे ना तो इसकी खासियत है कि जब आप लंबवत किरणें डालेंगे तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। ये तो बात आप जानते हैं। तो यदि आप किरण लंबवत डालेंगे तो जो जाने वाली किरण होगा ना उसी माध्यम से वो वापस लौट जाता है। ये जब लंबवत डालते हैं, इसकी खासियत है समतल दर्पण की। समतल दर्पण में क्या होता है कि जिस माध्यम से लंबवत किरण डाल रहे हैं तो जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम से वो वापस लौट जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर जो आपतन कोण होगा और जो प्रवर्तन कोण होगा दोनों का मान 0 होता है। 90 sin 90, sin 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन आर का भी मान लेकर चलेंगे 0। तो यहाँ पर जो जब लंबवत लेकर चलेंगे, लंबवत का मतलब जो 90 डिग्री जो एकदम पूरा टाइट खड़ा हो सीधा, तो जब किरणें समतल दर्पण पर लंबवत डालेंगे तो याद रखिएगा जिस माध्यम से किरणें आएंगी उसी माध्यम से वो वापस लौट जाएंगी। लेकिन अगर यही किरण हम लोग ये लेकर चलते हैं, ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। इसका एक भाग क्या करते हैं हम लोग, रजई कर देते हैं, उस पर चांदी या सिल्वर का परत चढ़ा देते हैं। ठीक है। अब मान लो कि किरणें ऐसे डालेंगे
तो यहाँ कौन सी घटना घट जाएंगी, यहाँ तो प्रकाश की प्रवर्तन वाली घटना घट जाएगी कि किरणें आ रही है टकरा कर वापस लौट जा रही है। ये कौन सी घटना हो जाएगी, ये जो घटना हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा कि ये हो जाए प्रकाश का प्रवर्तन। अब इसी कंडीशन में मान लीजिए कि आपका ये समतल दर्पण है, यहाँ पर कोनो आप सामान रख दिए है, यहाँ पर आप कोई सामान रख दिए, उस सामान का मान लीजिए कि आप नाम दे दिए AB। अब ये आपका वस्तु है और यहाँ से आपका किरण निकला इस बिंदु पर टकरा कर फिर वापस लौट गया। देखिए जब यहाँ से किरणें टकराएगी और यह वापस लौटती है तो समतल दर्पण में थोड़ा सा आभास होता हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा सा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब आपका फिर से बन जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और मान लो इसका नाम दे दिया C। तो कहने का मतलब हुआ समतल दर्पण की मैं खासियत आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या होती है। जो मतलब देखो कई तरह के एग्जाम में सब क्वेश्चन करता है, बच्चे को मतलब डीपली समझ में नहीं आती है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी एग्जाम हो, दरोगा से लेकर कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी बातें बेसिकली आपको एकदम समझ में आ जाएगी, गारंटी है समझ में आ जाएगी। तो मैं ये बता रहा था कि मान लो कि यहाँ पर आपका एक AB एक वस्तु है, अब यहाँ से किरणें निकलेंगे टकरा कर वापस लौटेंगी, तो समतल दर्पण की खासियत जब वो वापस जाएंगी ना तो थोड़ा सा एकदम मतलब थोड़ा सा आभास होता है, पीछे आता हुआ किरण प्रतीत होता है। तो मान लो यहाँ पर आकर आपका मिल गया तो ये वस्तु हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहीं कोई वस्तु रखेंगे, मान लीजिए घर में आप मान लीजिए कि घर में ओखली रखे, ओखली देखे ना जिसमें धान कूटी जाती थी पहले, अब तो सब सिस्टम में खत्म हो गया, अब तो गाड़ी आ गया उसमें सब धान कुटवालता है सब। पहले यहाँ आटा तक ले कूची जाती थी, अब तो सब मतलब चारा नहीं है। तो वही बात है कि कोई भी वस्तु यदि आप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पर फोकस करिए, मैं यहाँ पर हूँ, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर ये मेरा इमेज बन रहा है, दिखाई दे रहा है। तो कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है ना, मेरा इमेज ये बन रहा है। तो कोई भी जो वस्तु होती है ना उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा, एकदम डिटो है। तो मान लो यहाँ पे AB वस्तु रखे तो इसका भी प्रतिबिंब बननी चाहिए ना, तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है। और यहाँ पे एक खासियत देखने को मिलती है कि जो प्रतिबिंब की मतलब ऊंचाई होती है वही वस्तु की ऊंचाई होती है। मतलब ये वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी सब आपस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। इससे साबित ये निकलता है कि क्वेश्चन करता भी है कि वस्तु समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी और ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है, तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के आपस में बराबर होता है। जितना प्रतिबिंब दूरी है ये प्रतिबिंब दूरी, उतना ही क्या होता है, जितना वस्तु दूरी होगा उससे प्रतिबिंब दूरी। अब आप बोलेंगे वस्तु दूरी का मतलब क्या होता है, तो वस्तु दूरी का मतलब हुआ होता है कि जो केंद्र है, केंद्र से वस्तु की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी और केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों तो सेम है, क्योंकि दोनों की देख सकते हैं केंद्र से सेम आपका बन रहा है। तो इसमें समतल दर्पण में जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये खासियत होती है, ठीक है ना। और एक बात और कि जितना आप वस्तु को आगे रखेंगे ना प्रतिबिंब आपका उतना ही पीछे बनता है। इस समतल दर्पण में होता है कि जितना आप वस्तु को क्या करेंगे आगे रखेंगे उतना प्रतिबिंब नीचे बनेगा, और ये प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी हमेशा समान होता है। तो चलिए इस बात को, ये तो बात आप समझ गए कि समतल दर्पण में जब किरणें लंबवत आएंगी तो वहां पर जो प्रकाश की किरण है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और वहां पर आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अब समतल दर्पण जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी तरह तरह की विशेषताएं होती है। चलिए अब जरा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है। अभी मैंने विशेषताएं आपको बताया था कि जितना प्रतिबिंब का आकार होता है, जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, दर्पण के नीचे बनता है। तो देखिए समतल दर्पण की जो विशेषताएं होती है 6 तरह की विशेषताएं मैं लिखा हूँ। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, रियल में ये जो AC आपका प्रतिबिंब है ये कहाँ बनता है, दर्पण ऊपर है तो इसके पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है समतल दर्पण में। और दूसरा कि जो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब ये है तो जो वस्तु का आकार होगा वही प्रतिबिंब का आकार होगा, वही प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। देखो मान ले कि हम खड़े हैं तो मेरा भी प्रतिबिंब क्या दिखाता है, खड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये प्रतिबिंब क्या हो गया आपका, आभासी हो गया, मतलब सीधा दिखाई दे रहा है। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, ठीक है ना। खड़ा यदि आप वस्तु रखे हैं तो खड़ा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा रखे हैं तो आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। समतल दर्पण में जैसा रखेंगे वैसा आपका प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। वही बात आ रही है कि इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यदि इसका मुंह ऊपर है तो इसमें भी इसका मुंह कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। आगे देखिए 4 नंबर, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप का मतलब क्या होगा, देखी जाए तो प्रतिबिंब रियल में उल्टा होता है। पार्श्व, देखो एक चीज हम लोग समझते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होती है, जरा इस पर भी फोकस कर लेते, काहे को छोड़ेंगे इसको भी। पार्श्व परिवर्तन वो आप बताइए, कभी सैलून में गए हैं, सैलून में जाइएगा तो आप एक ध्यान मतलब एक चीज फोकस करिएगा, आप वही जब दाहिना हाथ उठाएंगे ना तो उसमें दिखाता है बायां हाथ, ठीक है ना। या कोई अक्षर ले लीजिएगा, मान लीजिए कि कोई अक्षर हम लोग ले लेते हैं जेड, जो अक्षर होता है उसमें एकदम उलट के वो दिखाया था, अब वो छोड़िए, आर ले लीजिएगा, आर
देखिएगा आप कभी कभी सोचिएगा इस बात को, ठीक है ना, आप सोचते नहीं है ना भाई, ये आर है तो सेलेनोआ में जो दर्पण होता है वो अवतल होता है, ठीक है ना, वो अवतल होता है। तो इस आर को जानते हो कैसे दिखाएगा, वो आर ऐसे आपको दिखाई देगा, ये आर यदि ऐसे है तो उसमें आपको ऐसे दिखाई देगा। कोई अक्षर यदि क आपका है तो क आप ऐसे लिखते हैं, तो उसमें जानते हैं कैसे दिखाई देगा, उसमें आपको ऐसे दिखाई, इसके एकदम उल्टा कर देगा, इसमें उल्टा कर देगा आपका, उसमें आपको हो जाएगा ऐसे, इसको उलट देते हैं, तो इसको उलट देते हैं तो ऐसे हो जाएगा, और साथ में आपको ऐसा दिखाई देगा क, ऐसे है ना। तो इसमें यदि क ऐसे है तो उसमें आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे। तो इसी घटना को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने ले जाते हैं और ले जाने के बाद यदि वो उल्टा दिखाई देता है तो उस घटना को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो वही है पार्श्विक रूप। पार्श्विक रूप का मतलब क्या, देखने में उल्टा है वो एकदम, भले उसका प्रतिबिंब सीधा बना लेकिन देखने में उल्टा। आप देखिएगा वो दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ दिखाई देता है आपको। तो वही बात है, ये पार्श्व परिवर्तन, जिस वस्तु को किसी दर्पण के सामने जब रखी जाती है और वो वस्तु आपको उल्टा दिखाई देती है तो उस घटना को पार्श्व परिवर्तन कही जाती है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब इसमें जो बनता है वो पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। देखने में क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब अभी ये प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर जिसमें दिखाई देगा, नीचे बन रहा है, आगे देखिए। प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब एकदम सीधा होता है। आभासी का मतलब शुरू में बताया गया, प्रतिबिंब क्या होता है, आपका एकदम सीधा बनता है, मतलब आभासी होता है। इसको आभासी का मतलब इसको पर्दे पर आप नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये जो प्रतिबिंब मेरा बन रहा है, देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा नाक कहाँ है, मेरा मुंह कहाँ है, मतलब मेरा एकदम रियल में चेहरा दिखाई दे रहा है, नहीं। वही होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। और एक और बात मैं बता दिया है, जितना आप वस्तु आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना क्या होता है, पीछे बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें एक यही संबंध होता है कि जो वस्तु दूरी होगा, यहाँ पर वस्तु दूरी क्या होगा, मान लो इसका ओ ले लेंगे तो वस्तु दूरी ए हो जाएगा, अब प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा, आपका ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शर्त आपका निकल जाता है संबंध कि वस्तु दूरी अब बराबर हो जाता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब, ठीक है। इसको स्पष्ट आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो वस्तु दूरी बराबर इसमें होता है प्रतिबिंब दूरी, जितना वस्तु की दूरी उतना प्रतिबिंब दूरी। ये बात आपको याद रखना है। तो समतल दर्पण में ये 6-7 तरह की विशेषता होती है। पहला, दर्पण नीचे मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और इसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। जितना वस्तु को आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब इसमें देखी जाए तो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है। तो ये तरह तरह की समतल दर्पण में विशेषताएं चलती है। पार्श्व परिवर्तन भी आप समझ गए। अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया समतल दर्पण। अब हम लोग यहाँ पर मतलब जो है फोकस करते हैं पूरी तरह से गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होती है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल। अब जो ऐनक यूज करते हैं, देखिएगा जो मोटरसाइकिल चाहे जो कार उड़ता है उस जो साइड में जो ऐनक लगा रहता है वो कौन सा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। उसका भी प्रयोग काहे करते हैं, इस भी बात हम लोग इसमें समझेंगे कि समतल अवतल मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सबका उपयोग कहाँ होता है, ये भी बात हम लोग फोकस करेंगे। सारी बातें हम लोग जानते हैं किसके बारे में। अब गोलीय दर्पण पर चलिए इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए बुआ, स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण पहले जानते हैं क्या होता है, उसके बाद इसके हम लोग प्रकार के बारे में जानेंगे। अब देखो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी प्रवर्तन वाला सतह गोला हो, खोखला गोला हो। मतलब प्रवर्तन का मतलब समझ रहे हैं, प्रवर्तन का मतलब आया टकरा कर वापस लौट जाए, यही ना घटना प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो जब वस्तु किरणें निकले और टकरा कर वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो वही होता है कि एक ऐसा गोला जिसका प्रवर्तन सतह एक खोखला गोला हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ये गोला है, ठीक है ना। अब इसमें प्रवर्तन की क्रियाएं क्या होनी चाहिए, खोखला गोला होनी चाहिए, इसमें किरणें या टकरा कर वापस लौट जाए। तो वही गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तन सतह चाहे जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखला गोला हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ रही है, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रवर्तन की क्रिया होने के लिए एक खोखला गोला हो चाहे सिर्फ गोला हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक खोखला गोला में परिवर्तन होनी चाहिए, तब जाकर वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब देखिए इसमें प्रवर्तन की क्रिया जो खोखला गोला है ये आपका क्या होगा, गोलीय दर्पण हो गया। अब इसमें प्रवर्तन की क्रिया दो तरह से हो सकती है। पहला, एक अंदर की तरफ प्रवर्तन हो सकता है, ठीक है ना, एक अंदर की तरफ आपका पूरा प्रवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए अंदर वाले रंगेंगे तो अंदर वाला यदि क्रिया आप रंग देंगे तो बाहर प्रवर्तन होगा। अब वही जब यहाँ पे एक और पिक्चर लेकर चलते हैं, ठीक है,
वही जब आप बाहर वाले सतह को रंग देंगे, जब बाहर वाले सतह को रजित कर देंगे, रंग देंगे, तो प्रवर्तन की क्रिया कहाँ होगी? अंदर होगी। तो जो खोखला गोला होता है, जो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रवर्तन होने के लिए खोखला गोला का प्रयोग किया गया। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? एक ऐसा गोला जिसमें प्रवर्तन की क्रिया होने के लिए, गोलीय दर्पण होने के लिए एक खोखला गोला का प्रयोग किया जाता है। तो उसी खोखले गोले को गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो समझ में आ रही है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें मतलब प्रवर्तन के लिए खोखले गोले का प्रयोग करी जाती है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में प्रवर्तन की क्रिया दो तरह से हो सकती है। प्रवर्तन मतलब समझ रहे हैं ना, किरणें आकर टकरा को वापस लौट जाए। तो एक अंदर, यदि अंदर वाले भाग को रंगेंगे तो बाहर हो जाएगा, यदि बाहर वाले भाग को रंगेंगे तो अंदर प्रवर्तन हो जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। प्रवर्तन दो तरह से हो सकता है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। ठीक है ना। अब वही बातें यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये गोला है, ठीक है ना। अब क्या किए कि इसमें जब बाहर अंदर वाले भाग को रंगेंगे और जब बाहर वाले भाग को आप रंग देंगे, तो अंदर वाले जब भाग को आप रंगेंगे, इसको दो भाग में काटिए। तो जब अंदर वाले भाग को रंग रहे हैं, जब बाहर वाले भाग को रंग रहे हैं, तो दो तरह का आपका दर्पण बन रहा है। एक तो आपका उत्तल दर्पण और दूसरा क्या बन रहा है? अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण की खासियत क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है ना, एक अंदर से रंगा जाता है। जब जिस खोखले गोले को अंदर से रंगी जाती है तो वहां पर उत्तल दर्पण बनेगा, और जिस खोखले गोले को जब बाहर से रंगेंगे तो वो आपका अवतल दर्पण बनता है। तो समझ में आ गई कि जिस खोखले गोले को अंदर से रंगेंगे तो वो आपका उत्तल दर्पण बनेगा, और जिस खोखले गोले को बाहर से रंगेंगे वो आपका अवतल दर्पण बनेगा। इसको जो है ना हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नीचे की तरफ। ये खोखला गोला का मान लीजिए कि ये टुकड़ा है, ठीक है ना। जब इस खोखले गोले को हम लोग अंदर से रंग देंगे तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, और इसी खोखले गोले को जब हम लोग बाहर से रंग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसकी अंदर वाली सतह रंगी जाती है वो उत्तल दर्पण कहलाता है, और ऐसा खोखला गोला जिसकी बाहरी सतह रंगी जाती है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इस चित्र को मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर और कुछ बातें समझिए, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना। उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में अंदर वाले सतह को आपको रंग देना है, ठीक है ना। दर्पण दो तरह का होता है, अवतल, उत्तल, यही बातें समझा रहा हूं। तो जब किसी खोखले गोले के अंदर वाले सतह को रंगते हैं तो वो आपका क्या बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण, आप सोचिए जब अंदर वाले भाग को रंग दिए तो यहाँ पर जब किरणें आएंगी तो टकरा कर वापस कहाँ से लौटेंगे? बाहर। इसका मतलब सीधी सी बात यही है कि यहाँ जो प्रवर्तन की क्रिया होता है बाहरी सतह से होता है। किसमें? उत्तल दर्पण में जो प्रवर्तन की क्रिया हो जाएगी वो कहाँ? बाहरी सतह से। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर वाली सतह रंगी हुई है, तो इसमें प्रवर्तन की क्रिया कहाँ होंगी? तो बाहरी सतह से होंगी। और उत्तल दर्पण में एक बात याद रखिए, जौन प्रतिबिंब बनता है एकदम सीधा बनता है, एकदम परफेक्ट बनता है। आखिर जो आईना होता है, मोटरसाइकिल, उसका जो वाहन होता है, उसमें साइड मिरर के रूप में यही उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह दूर के मतलब क्षेत्र को भी एक छोटा करके सिमटा कर दिखाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है और ये वस्तु को एकदम सीधा दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे सारी बातें। अब इतना बात समझिए कि जब उत्तल दर्पण में भीतर वाली सतह रंगी जाती है तो इसका मतलब है कि प्रवर्तन की क्रिया बाहर होंगी। अब वही जब अवतल दर्पण चर्चा करेंगे तो अवतल दर्पण में क्या होता है बुआ? इस भाग को भी मिट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसकी बाहरी सतह को रंगी जाती है। अवतल दर्पण में ये बाहरी सतह हो गया, ठीक है ना। इधर मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ये आपका अवतल दर्पण होगा तो इसकी बाहरी सतह को आप क्या कर सकते हैं? रंग सकते हैं। जब इसमें किरणें जो आती है ना अंदर से टकरा कर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रवर्तन की क्रिया अंदर से होती है, भीतरी सतह से होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रवर्तन की क्रिया बाहरी सतह से होती है। इसका रीजन क्या है कि उत्तल दर्पण में जब अंदर वाले सतह को रंगी जाती है तो बाहरी से प्रवर्तन होगा, और अवतल दर्पण में जब बाहरी सतह को रंगते हैं तो उसमें प्रवर्तन की क्रिया कहाँ होगा? अंदर सतह से होगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? और उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा बनता है और अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा बनता है। जैसे हजामती दर्पण, ये क्या होता है? जो हजामती सैलून में गए होंगे तो वहां पर जो दर्पण उपयोग करी जाती है वो अवतल होता है, और जो साइड मिरर के रूप में, वाहन के साइड मिरर के रूप में जो उपयोग करी जाती है वो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अवतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गई। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? पहली बात, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो एक ऐसा गोला जिसमें प्रवर्तन के लिए खोखला गोला का प्रयोग करी जाए वो आपका गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल दर्पण होता है। जब खोखले गोले का भीतरी सतह रंगेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा, और उसी खोखले गोले का जब बाहरी सतह रंगते हैं तो वो आपका अवतल दर्पण बनता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका उत्तल दर्पण होगा, इस टाइप का आपका अवतल दर्पण होगा। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रवर्तन की क्रिया के लिए भीतरी सतह प्रयोग करी जाती है। क्यों? क्योंकि बाहरी सतह रंगी हुई रहती है, और उत्तल दर्पण में जब भीतरी सतह रंगी हुई रहती है तो इसमें प्रवर्तन की क्रिया जो होती है वो बाहरी सतह से होती है। इस तरह से आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है।
कई तरह के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन करता भी है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो यही 3-4 अंतर आपको लिख देना है कि किसी खोखले गोले का बाहरी सतह रंगने पर अवतल दर्पण बनता है और किसी खोखले गोले का भीतरी सतह रंगने पर आपका उत्तल दर्पण बनता है। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया भीतरी सतह से होती है, देख सकते हैं भीतरी सतह से होती है, और उत्तल दर्पण में परावर्तन की क्रिया बाहरी सतह से होती है और अवतल दर्पण में भीतरी सतह से होती है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बुआ। देखो अवतल दर्पण जो होता है ना खोखले गोले का भीतरी सतह रंगने से बना, अवतल दर्पण जो होता है खोखले गोले का बाहरी सतह रंगने से बनता है और उत्तल दर्पण खोखले गोले का भीतरी सतह रंगने से बनता है। तो आप अंतर कैसा लिखेंगे, तो एक काम करिएगा, एक और आप उत्तल लिख लेंगे, अवतल लिख लेंगे, दूसरा और उत्तल लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे लाइन खींच देंगे और एक नंबर अवतल में लिखेंगे कि किसी खोखले गोले का बाहरी सतह रंगने से अवतल दर्पण बनता है और किसी खोखले गोले का भीतरी सतह रंगने से उत्तल दर्पण बनता है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया भीतरी सतह से होती है, क्यों, क्योंकि बाहर वाली सतह रंगी हुई रहती है, और उत्तल दर्पण में परावर्तन की क्रिया इसमें बाहरी सतह से होती है क्योंकि भीतर वाली सतह रंगी हुई रहती है। ठीक है ना। और तीसरा ये लिखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इस तरह से ये बातें आपकी होगी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की, ये सारी बातें आपको बेटर सभी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग को जरा सा जान लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग करी जाती है। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कर जाती है, इस बात को जरा सा लोग समझ लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो हजामती दर्पण होता है, जो सैलून आप देखते हैं, सैलून में जो दर्पण उपयोग करी जाती है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो हजामती दर्पण के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं, हजामती दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा टॉर्च देखें, टॉर्च चाहे वाहन का जो अगला हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें यही दर्पण लगा होता है अवतल दर्पण। तो और तीसरा होता है कि डॉक्टर जो रोगी के गला, गर्दन, नाक, कान, आंख, देखो किसमें रोगी को नाक, गले, दांत, कान इस सब के चेक में डॉक्टर जो उपयोग करता है वो कौन सा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। जिस दर्पण का प्रयोग करता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है आपका अवतल दर्पण। और सौर भट्टी से जो ऊर्जा मतलब निकलती है, उस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए जिस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं वो आपका कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। यानी सौर भट्टी में भी आपका कौन सा दर्पण पाई जाती है, तो अवतल दर्पण पाई जाती है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या हजामती दर्पण के रूप में कर सकते हैं, दाढ़ी उड़ी बनाने में जो ऐनक यूज करते हैं, और टॉर्च चाहे वाहन के जो अगला हेडलाइट है इस सब में अवतल दर्पण लगाई जाती है। और रोगियों के नाक, गले, दांत, कान इस सब के जांच के लिए जो डॉक्टर दर्पण का यूज करता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करी जाती है, वहां से जो ऊर्जा निकलता है उसका कई रूपों में हम लोग प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये अवतल दर्पण का उपयोग रहा। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। देखो उत्तल दर्पण का उपयोग मतलब कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग हम लोग जान रहे हैं। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करी जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा करी जाती है कई तरह के एग्जामों में कि आखिर वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों की जाती है। अब आप बताइए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों की जाती है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। देखो बुआ, उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का रीजन यह है कि वह दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट, छोटा और सीधा दिखाई देता है, और उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से उसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। एक फिल्म में मैंने ये देखा था, फिल्म की बात बता रहा हूँ। एक फिल्म में क्या हुआ कि एक पुलिस था जो जा रहा था, मतलब मोटरसाइकिल से होकर हुई आते जा रहा था। अब उसके पीछे से गुंडा लगे थे, बंदूक धिरा रहा था लोग मारने के लिए, लेकिन जो पुलिसवा था वो देखा कि ऐनाको में उसको दिखाई दे दिया, जो साइड में ऐनाको लगा रहता है उसमें दिखाई दे दिया कि क्या कर रहा है, हमको मारने के लिए निशाना बैठा रहा है सब। तो पुलिसवा क्या क्या फटाके बंदूक निकाला और ऐनक में देख के हेंगा तिकर के हुई से ना मार दिया। अब देखिए फिल्म में ऐसा होता है तो वो क्या होता है, वो जो घटनाएं वहां पर हो रही है वो उत्तल दर्पण जो होता है ना वस्तु को एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। दूर भी होता है तो छोटा प्रतिबिंब बना के वो दिखाई देता है। उसके उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन कर सकता है कि देखो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा फैला रहता है और वह दूर की वस्तु को भी स्पष्ट मतलब स्पष्ट और छोटा बनाकर दिखाई देता है। इसी कारण से हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। पहले एक बार और समझ लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों की जाती है, तो इतना लिखना है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा फैला रहता है और यह दूर की वस्तु को भी स्पष्ट और सीधा बनाकर दिखाता है। इसी कारण से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर, उसका उपयोग, सारी बातें आप समझ गए। अब यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहाँ कहाँ कंडीशन आएगा, इस बात को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।